टू आवर चैनल आर लर्निंग क्लासेस। आज हम लोग पढ़ने वाले आईपीसी का एक और चैप्टर। इससे पहले हम लोग 3 चैप्टर कवर कर चुके हैं। 3 चैप्टर में जो भी डाउट्स हो वो हमसे आप पूछ सकते हैं और प्रीवियस वीडियो आपको मिल जाएंगे, वो आप देख सकते हैं इसी प्लेलिस्ट में। किसमें? मूल विधि वाली प्लेलिस्ट में। और यहाँ पे हम पढ़ने वाले कौन सा? अब आईपीसी का चैप्टर 4 के बारे में। अब चैप्टर 4 क्या होता है? हम लोगों ने पहली क्लास में सारे चैप्टर जो थे वो हम लोगों ने पढ़े थे, 23 चैप्टर्स थे, ठीक है। अब हर चैप्टर में अलग अलग सेक्शन हैं और वो किसी ना किसी पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड है, ठीक है। तो चैप्टर 4 में किससे रिलेटेड है? जनरल एक्सेप्शन यानी साधारण अपवाद। साधारण अपवाद ये सेक्शन कब यूज होता है? तब यूज होता है जब आपको बचना हो, मतलब आपने अपराध कर दिया हो, अब वो अपराध होगा कि नहीं, मतलब जब कभी गहराई से उतर के देखा जाता है कि आखिर मोटिव क्या था या फिर किस कंडीशन में आपने वो किया, ये सब देखा जाता है। तब हम लोग किसकी बात करते हैं? साधारण अपवाद की, और इन सेक्शन के बारे में बात करते हैं। तो चैप्टर 4 में आपको किस सेक्शन से होता है? 76 से लेके 106, ठीक है। सेक्शन 76 से 106 तक आपका जनरल एक्सेप्शन चैप्टर 4 होता है। अब चैप्टर 4 दो पार्ट में है, ठीक है। पहला है 76 से 95 सेक्शन, ठीक है। और ये किससे रिलेटेड है? ये क्षम अपराधों से है, ठीक है। क्षम अपराधों का मतलब क्या होता है? ऐसे अपराध जिसके लिए आपको क्षमा किया जा सके। क्षमा का मतलब क्षमा किया जा सके, जिसके लिए आपको माफी मिल सकती है। ऐसे अपराधों के लिए या फिर किनको माफी मिल सकती है, ये भी आप कह सकते हैं। तो वो सेक्शन कहां से कहां तक है? 76 से 95 तक, मतलब 76 से 95 तक, ठीक है। और उसके बाद आता है आपका सेक्शन 96 से 106 तक। इसमें क्या है? इसमें प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार है। इसमें प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार है, ठीक है, मतलब सेल्फ डिफेंस। सेल्फ डिफेंस की बात जब आती है तब हम लोग किस सेक्शन का यूज करते हैं? 96 से लेके 106 के बीच में। तो चलिए अब इनको डिटेल्स में पढ़ते हैं। तो देखिए हमने 2 पार्ट पढ़े, मतलब चैप्टर 4 में 2 पार्ट है हमारे। क्या? एक क्षम अपराध है और एक न्यायिक प्रतिरक्षा का अधिकार, मतलब सेल्फ डिफेंस वाला, ठीक है, प्राइवेट प्रतिरक्षा, सॉरी। तो क्षम अपराध आज हम पढ़ेंगे पूरे, और सेल्फ डिफेंस हम लोग नेक्स्ट टर्म पे पढ़ेंगे, ठीक है, जो कि हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी आगे की। तो देखिए ये है 76 से 95 तक क्षम अपराध क्षमा योग्य बचाव के लिए, मतलब किस किस केस में हम बच सकते हैं। तो देखिए 76 और 78 एक साथ मैंने इसलिए लगा दिए क्योंकि इन दोनों को आपस में आप को रिलेट करके अगर पढ़ेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। 76 में बोला गया विधि द्वारा आबद्ध या फिर तथ्य की भूल। विधि द्वारा आबद्ध का मतलब है कि कोई ऐसा काम जिसके लिए वो बाउंडेड है, किसके थ्रू? लॉ के थ्रू। मतलब अब पुलिस वाला अगर किसी को पकड़ के जेल में डाल रहा है तो ये उसके लिए क्या कहते हैं? क्या है? ये उसकी ड्यूटी है, ये उसे करना ही होगा, ठीक है। और दूसरा, मान लीजिए पुलिस वालों को किसी को पकड़ने को बोला गया, ठीक है, तो उस केस में भी क्या होगा? वो बाउंड बाय लॉ होगा, ठीक है। और तथ्य की भूल मतलब अगर मान लीजिए ऐसा हो कि तथ्य की भूल तब हो जाए, मान लीजिए एक पुलिस वाले ने किसी को देखा किसी को मारते, ठीक है, और उसे लगा कि उसने उसको मर्डर कर दिया, हालांकि उसने नहीं किया, वो उसको बचा रहा था, ठीक है। तो इस केस में उसे क्या हुआ? तथ्य की भूल हुई। मान लीजिए क्या कहते हैं, कोई किसी को किसी का एक्सीडेंट हुआ और वो किसी को बचा रहा था, कोई भी बंदा है, और उस केस में पुलिस वाले ने उसको देखा तो उसे लगा कि वो उसे मार रहा था। जैसे कि आप चाकू निकाल रहे थे पर उसको क्या लगा कि आप चाकू रोक रहे थे, ठीक है। तो इस केस में तथ्य की भूल हुई और क्या हुआ? पुलिस वाले ने उसे पकड़ लिया। तो इस केस में पुलिस वाला क्या है? अपराधी नहीं माना जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तथ्य की भूल हुई है और वो लॉ के द्वारा बाइंड है ये काम करने के लिए, ऐसे अपराधियों को पकड़ने के लिए, ठीक है। तो ये वाला आपको समझ में आ गया। और 78 भी इसी से आप रिलेट कर सकते हैं कि अगर न्यायालय के आदेश का पालन करते हुए वो कोई काम करता है तो क्या वो अपराध होगा? वो भी अपराध नहीं होगा, क्योंकि उसने किसी के आदेश का पालन किया है, ठीक है। न्यायालय से उसको आदेश मिला था, उसका पालन करते हुए उसने वो काम किया है, तो वो क्या होगा? वो अपराध नहीं होगा, ठीक है। अब 77 में देखिए क्या है? 76 और 78 पढ़ लिया आपने, 77 रह गया था, तो वो देखिए न्यायाधीश को बचाओ। न्यायाधीश को बचाओ कैसे? अगर न्यायाधीश ने किसी को फांसी पर चढ़ा दिया और वो निर्दोष है, मान लीजिए बाद में पता चल गया कि वो निर्दोष है,
तो क्या न्यायाधीश के ऊपर कुछ हो सकता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। चाहे तो जिसको सजा हुई है, फांसी हो गई है, उसको अगर पता चल जाता है कि वो बेकसूर है, ठीक है, तो उसके घर वाले क्या कर सकते हैं, ऊपर कोर्ट में अर्जी डाल सकते हैं, वो जो फैसला था वो खारिज हो जाएगा, पर न्यायाधीश के ऊपर कोई भी अपराध का सेक्शन नहीं लगेगा। ठीक है, न्यायाधीश ने कोई अपराध नहीं किया क्योंकि वो अपने दायित्वों का पालन कर रहा था, मतलब जो उसकी ड्यूटी है वो उसको निभाते हुए वो काम कर रहा था, ना कि जो उसने पर्सनल कोई इंटेंशन था। और हाँ, ये बात याद रखिएगा, ये सभी तभी लागू होंगे जब उसका कोई खुद का इंटेंशन ना हो, ठीक है, किसी भी अपराधी का। तो यहाँ पे क्या है, न्यायाधीश को बचाव मिल जाएगा। ठीक, अब 77 के बाद आप देखते हैं 80 में क्या, विधिपूर्ण कार्य करते हुए। विधिपूर्ण कार्य करते हुए का मतलब है कि जैसे आप कोई काम कर रहे हैं और एक्सीडेंट, इसमें खास तौर पे आप एग्जांपल ले सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, कोई काम कर रहे हैं, आपने पूरी सावधानी के साथ किया, आपका कोई अटेंशन नहीं था किसी को मारने या फिर किसी को नुकसान पहुंचाने का, और फिर भी कोई निपट गया, ठीक है, आपकी गलती से, ठीक है, तो उसमें आप अपराधी नहीं होंगे, वो एक एक्सीडेंटल केस है, जैसे एक्सीडेंट हुआ। अब एक्सीडेंट के केस में अगर आपकी गाड़ी स्पीड लिमिट में है, ठीक है, आप प्रॉपरली चल रहे हैं, अपनी साइड पे चल रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, तो आप क्या है, आप निर्दोष हैं। क्यों? क्योंकि आपकी गाड़ी अंडर स्पीड थी और आप प्रॉपर तरीके से चल रहे थे, पूरी सावधानी बरत रहे थे ताकि किसी को कोई नुकसान ना हो। फिर भी कोई अगर उस केस में मरता है या फिर किसी की मृत्यु हो जाती है, तो उस केस में क्या आप अपराधी होंगे? नहीं होंगे। ठीक है, लेकिन अगर इन केस अगर आप बहुत ओवर स्पीड में गाड़ी चला रहे हैं, तो डेफिनेटली कोई ना कोई तो मरेगा ही मरेगा, तो उस केस में आप अपराधी हो जाएंगे, तब आप इस सेक्शन का फायदा नहीं उठा सकते। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई होगी। इसमें भी आपको ये देखना है कि विधिपूर्ण कार्य करते हो, मतलब कि आपने पूरी सावधानी रखी हो, ठीक है, प्री प्लान ना हो सब कुछ, ठीक है, और आपने सब कुछ देख लिया हो कि किसी को नुकसान ना हो रहा है, मतलब किसी को नुकसान ना हो इससे। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया होगा, विधिपूर्ण कार्य करते हुए अगर कोई भी ऐसी मृत्यु हो जाती है किसी की, तो आप क्या गिल्टी है? नहीं है। ठीक है, अब देखिए 81 सेक्शन में अन्य अपहानि के निवारण हेतु, देखिए इसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं। एक मोहल्ले में खूब सारे घर थे, ठीक है, या झोपड़ी थी मान लीजिए किसी जगह पे, और लाइन से कई सारी झोपड़ी बनी थी। अब क्या हुआ कि आग लग गई, तो आग क्या कर रही थी, फैल रही थी, एक झोपड़ी से दूसरी झोपड़ी, दूसरी झोपड़ी से तीसरी झोपड़ी, तीसरी से चौथी झोपड़ी। तो आग बुझाने वाले या आग बुझाने के लिए किसी के मन में ये ख्याल आया कि एक झोपड़ी को अगर हम बीच से गिरा दें तो क्या होगा, बाकी की झोपड़ी में आग नहीं फैलेगी, तो उसने क्या किया, वो झोपड़ी गिरा दी। इस केस में अगर कोई मर जाता है तो वो अपराधी होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसने दूसरी अपहानि को रोकने के लिए, किसी चीज के निवारण के लिए किया है। दूसरा एग्जांपल ये है कि मान लीजिए आप किसी आप किसी शिप के कैप्टन हैं, आपको पता है कि इधर अगर सामने मेरा शिप जाएगा तो किसी चट्टान से या पत्थर से टकरा जाएगा, तो आप उससे ज्यादा हानि होगी आपके प्लेन की, ठीक है, प्लेन नहीं सॉरी शिप, ठीक है, आपके शिप की ज्यादा हानि होगी और उसमें बहुत सारे लोग हैं। बजाय इसके कि आप उस शिप को कहीं और मोड़ दे जिसके रास्ते में कोई ऐसी बोट है जिसको आप बचा भी सकते हैं, मतलब एकदम फिक्स नहीं कि वो खतरे में आएगी ही आएगी, ठीक है। तो इस केस में अगर वो ऐसे रास्ता मोड़ लेता है और जो दूसरी बोट है कोई रास्ते में आके उसको कोई नुकसान होता है, तो वो क्या अपराधी होगा? नहीं होगा, क्योंकि उसने बड़ी समस्या के लिए छोटी समस्या लेना उचित समझा। अब ऑब्वियस सी बात है, आपके पास अगर चॉइस हो कि आप बड़ी मुसीबत लेंगे या छोटी मुसीबत, तो आप छोटी मुसीबत लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या है, आप अपराधी नहीं होंगे। अन्य अपहानि के निवारण हेतु अगर आप कोई फैसला लेते हैं और उससे कोई और अपहानि कारित हो जाती है, तो उस केस में भी क्या आप अपराधी होंगे? नहीं होंगे, ठीक है। अब 82 और 83 साथ में समझिएगा। 7 वर्ष से कम आयु के बच्चे के द्वारा किया गया कोई भी कार्य अपराध नहीं होता है, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा हो, जैसा कि आपने फिल्मों में देखा है कि किसी बच्चे को रिमोट थमा दिया जाता है और वो वीडियो गेम खेलने के चक्कर में उसको मजा आती है और वो क्या करता है, बटन दबा देता है और ब्लास्ट हो जाता है, ठीक है। तो इस केस में क्या वो अपराधी होगा? वो अपराधी नहीं होगा, लेकिन जिसने उसको रिमोट थमाया उसका इंटेंशन था ब्लास्ट करवाने का, तो क्या होगा, वो अपराधी बनेगा। कौन? जिसने रिमोट थमाया, ना कि वो बच्चा। वो बच्चा अपराधी नहीं होगा क्योंकि उसको कुछ पता ही नहीं है। और हमारे जो आईपीसी में है वो सबसे ज्यादा मेन जो आपका है वो क्या है, इंटेंशन होना चाहिए।
आपने कोई काम किया तो क्यों किया, इंटेंशन था कि नहीं था आपका। तो यहाँ पे उस बच्चे का क्या इंटेंशन हो सकता है किसी को मारने के लिए, कोई इंटेंशन नहीं होगा। तो 7 वर्ष से कम आयु के जो भी बच्चे होंगे उन्होंने अगर कोई भी काम किया है तो वो अपराध नहीं होगा। ठीक है, अब आता है 7 से 12 वर्ष की उम्र के बच्चे। अब इसमें 2 कंडीशन आती हैं, इसीलिए यहाँ पे एरो बना है। 7 से 12 वर्ष के उम्र के बच्चे किस केस में अपराधी होंगे और किस केस में नहीं होंगे। देखिए, अपराधी तब होंगे जब उनके अंदर ये समझ होगी कि हाँ इसे करने पे सामने वाले की मृत्यु हो सकती है या सामने वाले का नुकसान हो सकता है। ठीक है, उस केस में अपराधी होंगे। लेकिन जब उसके अंदर समझ नहीं होगी तो क्या होगा, वो अपराधी होगा नहीं होगा। अब ये कैसे पता चलेगा, अब फॉर एग्जाम्पल क्या किया कि एक बच्चे ने चाकू उठाया और सामने वाले को मतलब धमकाने लगा कि आपको हम मार देंगे, ठीक है, हम चाकू मार देंगे। तो उसने बच्चे की बात को मजाक में लिया और बच्चे ने क्या किया, चाकू मार दिया। चाकू मारने से सामने वाला बंदा मर गया। तो अब 2 केस होंगे कि क्या उसको समझ थी या नहीं थी। पहली चीज तो उसने बोला, ठीक है, लेकिन एट अ टाइम कौन रहेगा वहां पे, ठीक है। तो उस केस में अगर बच्चे को पता होगा उसका रिजल्ट क्या है या फिर उसकी प्रकृति क्या है अपराध की, तो वो क्या करेगा, वो पहले कहीं छुप जाएगा या फिर जो है मतलब मारने के बाद खुद को छुपाएगा और जो भी जिससे भी हत्या की गई जिस चाकू से उसको छुपाएगा। ये जाहिर करता है उसका इंटेंशन था मारने का और उसे पता था कि ये काम गलत है। तो इस केस में वो बच्चा क्या हो जाएगा, अपराधी हो जाएगा। लेकिन अगर वो वहीं खड़ा है, उसे पता ही नहीं है कुछ की क्या करना है और उसने मार भी दिया, तो इस केस में पता चलता है कि उसका इंटेंशन नहीं था। तो यहाँ पे क्या होगा कि उसका इंटेंशन नहीं था और वो अपराधी नहीं रह जाएगा क्योंकि उसको कुछ पता नहीं था। ठीक है, कि ये काम सही है या गलत है, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इससे किसी की मृत्यु होती है या नहीं होती है। ठीक है, तो इसलिए दोनों को साथ में रखा गया है। 82 और 83, 82 और 83 किससे रिलेटेड है, बच्चे से रिलेटेड है। ठीक है, अब 84 देखते हैं। 84 में क्या है, विकृत चित्त, मतलब कोई भी काम अपराध नहीं जो कि विकृत चित्त यानी पागल बंदे के द्वारा किया जाए, जिसका मानसिक संतुलन हिला हुआ हो। ठीक है, तो अगर कोई ऐसा बंदा है जो पागल है, उसके लिए क्या है कि कोई भी काम अपराध नहीं है। लेकिन उसमें भी कंडीशन है कि आपका प्री प्लान्ड अपराध नहीं होना चाहिए। आप किसी को मारने वाले हो तो पहले से प्लानिंग नहीं होनी चाहिए आपके माइंड में। भले आप पागल हो या दिखा रहे हो, मान लो कोई बंदा है कि वो पहले से ही सोच के बैठा है कि यहाँ से ये बंदा आएगा, इसको हम हथौड़ा फेंक के मार देंगे और वो मर जाएगा। हथौड़ा फेंक के नहीं मारा जाता वैसे, लेकिन मार भी सकते थौड़ का हथौड़ा हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये गिल्टी हो जाएगा। दूसरे केस में कि हो सकता है गिरोह बना के या समूह बना के 4 लोगों को मिला के साथ में पागलपन का नाटक करे और मार दे। क्योंकि भाई मान लो सामने वाले को समझ ना आए कि भाई वो पागल, वो मारने लगे, तो बाकी लोग बताने के लिए तो होने चाहिए कि भाई वो पागल है। तो इस केस में क्या होता है कि उसका इंटेंशन था, इसलिए उसने 4 लोगों को इकट्ठा करके रखा। दूसरी चीज, मारने के बाद वही चीज कि हम हथियार छुपाना और भाग जाना, ये सब अगर कर रहा है तो मतलब उसके पास इतना दिमाग है, समझ है कि उसे पता है कि वो मर सकता है और ये काम गलत है, इसलिए उस केस में ये अपराधी हो जाएगा। लेकिन अगर इसको पता ही नहीं है कि करना क्या है, ऐसे रास्ते में कोई कुल्हाड़ी बेलचा पड़ा था और उठाया और रास्ते में कोई चल रहा था, इनको गुस्सा है, इन्होंने मार दिया और चलेगा चुपचाप, तो इस केस में क्या है कि वो अपराधी नहीं होगा। ठीक है, मेन इंटेंशन जरूरी है। अब 85 और 86 देखते हैं। 85 है मत्ता मत पढ़िएगा, नशा पढ़िएगा। ठीक है, पता नहीं कौन सा नशा करता है वाला हिसाब। ठीक है, तो अगर कोई बंदा बहुत नशे में है, बहुत ही नशे में है, मतलब एक होता है नशा और फिर एक होता है बहुत नशा, तो जो बहुत ही नशे में होते हैं उन्होंने कोई किया ऐसा काम जिससे किसी की जान चली गई या कोई अपराध कर दिया, तो क्या वो अपराधी माना जाएगा? नहीं। लेकिन इसमें भी कंडीशन है कि आपको पता नहीं होना चाहिए कि आप जो अपराध कर रहे हैं वो गलत है। ठीक है, उसकी प्रकृति नहीं पता होना चाहिए और आपका इंटेंशन नहीं होना चाहिए किसी को मारने का। ठीक है, तो यहाँ पे तो आप बच जाएंगे 85 का रिबेट लेके। लेकिन 86 सेक्शन, इसी का दूसरा पॉइंट मान लीजिए कि स्वयं नशा अपराध है, मतलब अगर खुद ही नशा करके बैठे हैं, ठीक है, तो उस केस में वो अपराध हो जाता है कि हम खुद ही नशा करके आए और बाद में हैंडल नहीं कर पाए और किसी को मार दिया। तो ये तो मतलब खुद की गलती हुई कि हमने नशा किया, बाद में हम उठे और हमने किसी को मार दिया।
कि भाई पैसे नहीं देंगे, बार बार से हमने बोल दिया हम पैसे नहीं देंगे, जो करना कर लो। अब नशे में हम इतना है कि मार सकते हैं, वो आ जाता है ना अंदर से शक्तिमान। तो उस केस में क्या होगा, 86 लागू होगा और आप इसका फायदा नहीं ले पाएंगे, तब आप अपराधी हो जाएंगे। ठीक है, अगर आपने नशा स्वयं से किया होगा। अगर किसी और ने करवाया है तो मतलब आप होश में नहीं थे, आपको करवाया गया और आपने कर दिया दूसरा काम, इससे अपराध हो गया, तो अब वहां पे आप बच जाएंगे। ठीक, तो चलिए आगे देखते हैं बचे हुए उदाहरण। तो देखिए अब हम लोग पढ़ते हैं 87 से 92 तक पहले। ठीक है, 87 से 92 की जो धाराएं वो किससे रिलेटेड है, सहमति और सम्मति, मतलब एक ही बात है सहमति। अगर आपका कंसेंट लिया आपने किसी का और उस केस में कुछ हो जाता है तब के केस में सहमति सम्मति कैसे कैसे लेते हैं हम लोग, ये देखिए 87 जो धारा है, जो सेक्शन आपका 87, उसमें क्या बताया गया, क्षति की सहमति और घटना घटे। ये मैंने शॉर्ट में लिखा है, मतलब ये है कि क्षति की सहमति दी है हमने कंसेंट पे साइन कर दिया या फिर हमने कंसेंट दे दिया है। कंसेंट वर्बल भी हो सकता है और रिटेन भी हो सकता है। ठीक है, अगर हमने कंसेंट दिया है कि इस केस में कोई भी घटना घटती है, जबकि हमें ऐसा पता नहीं है कि घटना घटेगी या नहीं घटेगी, तो उस केस में अगर ऐसा कुछ हो जाता है, सामने वाला हमें मार देता है, तो क्या होगा, वो अपराधी नहीं होगा, या हम मार देते तो हम भी अपराधी नहीं होंगे, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, लेकिन कंसेंट हमारे लिए हमारा और उसके लिए उसका। ठीक है, मतलब अगर हमें कुछ हो जाता है कंसेंट देने के बाद, तो सामने वाला अपराधी नहीं होगा। कौन, जिसके लिए हमने कंसेंट दिया है। ठीक है, इसके केस में कंसेंट दे कौन सकता है, 18 वर्ष से ऊपर जो बंदा होगा वही कंसेंट दे सकता है। ये नहीं कि दो बच्चे आपस में कंसेंट दे दिए और फिर एक दूसरे को मार दिया, तो ऐसा कुछ नहीं है। घटना का संभाव्य ज्ञान ना हो, मतलब कि ऐसा पहले से पता नहीं है कि घटना हो जाएगा। अगर पहले से पता है तो ये तो प्री प्लान हो गया, तो उस केस में क्या है, अपराधी हो जाएगा। मतलब इंटेंशन था वहां पे, इंटेंशन नहीं होना चाहिए किसी भी चीज में, ये याद रखिएगा। अगर आप अपराधी पहले केस में तभी बनते हैं जब आपका इंटेंशन हो वैसा करने का। ठीक है, तो 18 वर्ष के ऊपर का बंदा अगर सहमति देता है कि ठीक है अगर इस केस में, इस खेल में कुछ मुझे हो जाता है, तो क्या होता है कि हम किसी को दोषी नहीं ठहराएंगे। ठीक है, तो वो बात अपराध नहीं होगी। मान लीजिए आपने कंसेंट, अब ये कहाँ पे लागू होता है, और एक वर्ड याद कर लीजिए, वॉलेंटरी नॉन फिट इंजूरिया। ठीक है, वॉलेंटरी नॉन फिट इंजूरिया के बारे में बात करें तो हमेशा बोलेगा कौन सा, सेक्शन 87। ठीक है, वर्ड याद रखिएगा। ये कंसेंट कब जो लगवाया जाता है, जब आप कोई खेल खेल रहे हो, खेल मतलब आप नहीं, जैसे जो भी हमारे स्पोर्ट्स वगैरह होते हैं या स्पोर्ट पर्सन होते हैं, उनके लिए ये कंसेंट होता है। ठीक है, वो इस कंसेंट को साइन करते हैं। ठीक है, जैसे कि आप WWE देख रहे हैं, ठीक है, उसमें तो कोई ना कोई, ऑब्वियस सी बात है, कभी ना कभी तो हो ही जाएगा। हमेशा नहीं मरते, लेकिन कभी ना कभी तो कोई ना कोई डेथ हो ही जाती है। अब कभी कभी ऐसा होता है कि बॉल लगने से लोग मर जाते हैं। ठीक है, तो उस केस में क्या है कि वहां पे कंसेंट है, तो 18 वर्ष के ऊपर और घटना का संभाव ज्ञान ना हो, तो क्या होगा, 87 धारा लगेगी। ठीक है, 88 धारा से हमें बचाव कब मिलेगा, देखिए किसी व्यक्ति के फायदे के लिए सद्भावना पूर्वक किया गया कार्य के केस में अगर उसकी अपहानिकृत होती है या मृत्यु हो जाती है, तो उस केस में वो अपराधी नहीं होगा। सद्भावना पूर्वक कार्य कौन करता है, इसको आप ऐसा समझिए, जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर आपका ऑपरेशन करता है, कुछ चांसेस हैं कि अपहानि हो सकती है, लेकिन आप कर देते हैं, तो क्या है, क्या डॉक्टर जो अपराधी होगा, नहीं होगा। अगर बाई चांस आपको कुछ हो जाता है तो डॉक्टर क्या करेगा, अपराधी नहीं होगा। डॉक्टर ने आपके भले के लिए आपका ऑपरेशन किया और कुछ हो जाता है तो फिर इतना तो रिस्क लेंगे ही आप। ठीक है, इस वजह से ही कहते हैं कि पहले फॉर्म भरो फिर ऑपरेशन होगा, पहले फॉर्म भरो फिर ऑपरेशन होगा। फॉर्म क्यों भरवाते हैं पहले, ताकि अगर कल को कुछ हो जाए तो आपका उनको मतलब उनके पास आपका कंसेंट रहे कि हाँ भाई इन्होंने ऐसा कंसेंट दिया था कि जो है हमें कुछ हो जाता है। आप अगर डॉक्टर के पास ऑपरेशन के लिए जाते हैं या कोई भी आपका ऑपरेशन होता है तो उसमें आपको फॉर्म भरवाया जाता है। ठीक है, जैसे एक्सीडेंटल केस में खास तौर पे आपने देखा होगा कि पहले फॉर्म भरे फिर आपका इलाज होगा, तो वो इसीलिए होता है कि अगर उनको कुछ हो जाता है तो आप उन पे ब्लेम ना कर सकें। ठीक है, 89 धारा 89 या सेक्शन 89, 12 वर्ष से कम या पागल, अगर 12 वर्ष से कम उम्र का बच्चा है या पागल है तो उसका कंसेंट कोई मायने नहीं रखता है। ठीक है, मान लीजिए आप किसी छोटे बच्चे के साथ खेल रहे हैं
तो कोई कंसेंट मायने नहीं रखता है, ठीक है। कि उसने कह दिया कि आप जो है खेलो हमारे साथ लड़ो, और लड़ाई में अगर वो निपट गया तो आप अपराधी हो जाएंगे। लेकिन अगर उसके माता पिता या संरक्षक की सहमति मिली है तो उनका कंसेंट मायने रखता है, ठीक है, तो आप अपराधी नहीं होंगे। समझ में आ रही बात? 12 वर्ष से कम या पागल बंदा कोई होगा उसका कंसेंट कोई मायने नहीं रखता है। कंसेंट मैंने पहले ही बताया हर बार रिटर्न नहीं होता, वर्बल भी कंसेंट हो सकता है, ठीक है। 90 सेक्शन 90 यानी धारा 90 जो है वो सहमति कब नहीं मानी जाएगी ये बताता है। कब नहीं मानी जाएगी? जब किसी के डर से आपने सहमति दे दी हो या फिर भ्रम के वजह से सहमति दे दी हो। डर का मतलब अब मान लीजिए बैंक में क्या कहते हैं जो आते हैं लूट करने, वो लोग आए और आपकी कनपट्टी पे क्या किया, गन रख दी, और उसके बाद जो आपने क्या कहा कि ठीक है भैया जो लूटना हो लूट लो। तो यहाँ पे आपके अंदर भय था, आपने सहमति दे दी, ये कंसेंट नहीं माना जाएगा, ये आपके साथ धोखा हुआ है, ठीक है, काटा गया है इन शॉर्ट। तो सहमति यहाँ पे नहीं मानी जाएगी। भ्रम के केस का जैसे आप कोई जैसे ईएमआई वाला सीन सुन लीजिए, ठीक है, कोई ईएमआई वाला चीज लेते हैं, परचेज करते हैं या फिर लोन डॉक्यूमेंट होता है, उसमें भ्रम कैसे पैदा किया जाता है। नीचे बहुत ही छोटा छोटा कंडीशन लिखी होती है जो आपको पता नहीं होता है और आप पढ़ते भी नहीं, कौन इतना लंबा पढ़ेगा भाई, ठीक है। तो मेन बात बता दी जाती है, लेकिन जो भ्रम वाली चीज होती है वो ऐसे छुपा दी जाती है और उस केस में आपके साथ भ्रम हो जाता है, और जब आप कभी फंसते हैं तो वो फिर केस चलता रहता है, क्योंकि उन्हें कंसेंट ले लिया था भ्रम पैदा करके, ठीक है, लेकिन कोई मानता ही नहीं है। 12 वर्ष से कम, अभी मैंने बताया 89 में, पागल या धोखा 12 वर्ष से कम या पागल और धोखे के केस में भी सहमति नहीं मानी जाएगी, ठीक है। अब 93 देखते हैं, सद्भाव पूर्वक सूचना। तो सद्भावना पूर्वक और सद्भाव पूर्वक सूचना में डिफरेंस ये है, ये याद रखिएगा 93 और 88 में डिफरेंस ये है कि यहाँ पे आप कोई काम कर रहे हैं और सद्भाव पूर्वक सूचना मतलब देखिए, जैसे डॉक्टर ने आपको बता दिया कि आप 2 महीने रहने वाले हैं, इसके बाद 2 महीने से ज्यादा आपकी लाइफ नहीं है, और आप शॉक में निपट गए, तो इस केस में क्या होगा? क्या डॉक्टर दोषी होगा? या किसी और ने बता दिया आपको, तो क्या वो दोषी होगा? उसने आपके फायदे के लिए आपको प्री इंफॉर्मेशन दी है ताकि आप अपनी जिंदगी जी ले 2 महीने में। तो उस केस में अगर आप शॉक से चले जाते हैं या हार्ट अटैक आ जाता है आपको, तो वो बंदा अपराधी नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि वो उसने आपकी भलाई के लिए किया। अब मान लीजिए आपकी लॉटरी लगी 10 करोड़ की और किसी ने आपको खुशी में बता दिया, आपकी भले के लिए बताया होगा, ऑब्वियस सी बात है, और आप शॉक में निपट गए खुशी के मारे, तो उस केस में क्या होगा? क्या वो दोषी होगा? नहीं होगा। 93। अब उसके बाद आता है 94, मृत्यु की धमकी देकर अपराध करना, ये भी इंपॉर्टेंट है। मृत्यु की धमकी, आपने किसी की कनपट्टी पर बंदूक रखी और जो है कहा कि चलो भाई चलते हैं लूटने, और आप लेके गए उसको एक घर में और कहा कि इस तिजोरी को खोलो, हमें लूट करनी है, ठीक है, और आपने गन पॉइंट पे रख के उससे क्या कहा, और खुलवाली तिजोरी। उस केस में क्या वो दोषी होगा या आप दोषी होंगे? मतलब चोर कौन हुआ? जिसने करवाई चोरी। तो जब बात सामने आएगी कि चाबी किसने, मतलब तिजोरी किसने खोली, तो वो दोषी माना जाएगा, लेकिन जब उसकी कनपट्टी पे बंदूक रखी थी तो वो दोषी नहीं माना जाएगा, ठीक है, ये बात याद रखिए। लेकिन मृत्युदंड का अपराध जो होगा वो क्या होगा? वो अपराध माना जाएगा, ठीक है। मान लीजिए आपकी कनपट्टी पे बंदूक रखी है और आपने किसी का मर्डर कर दिया, तो अब मृत्युदंड की बात हो गई, अब बात हद से आगे निकल चुकी है, मतलब इस अपराध के लिए आपको मृत्युदंड होना था, तो आप नहीं बच सकते, चाहे आपकी कनपट्टी में बंदूक भी रखी, आप किसी को मार नहीं सकते हो, ठीक है, इस केस में, ठीक है। तो धमकी देकर अगर आपसे किसी का कोई मर्डर करवा देता है तो वो नहीं करवा सकता है, ठीक। अगर उसके कहने पे, उसके डर से आपने कर दिया मर्डर, तो आपको भी अपराधी माना जाएगा, क्योंकि मृत्युदंड के अपराध में ये 94 जो धारा है वो अप्लाई नहीं होती है, ठीक है। अब लास्ट आपकी धारा है 95, क्षम्य अपराधों की लास्ट धारा है, किसमें? छोटे मोटे कार्य, धक्का मुक्की, जैसे कि आप मान लीजिए भीड़ में किसी ने आपको पीछे से कस के जमा लिया, ठीक है, अब आप उसी पे लड़ रहे हैं, टिप्पी नहीं टिप्पन मारा था, टिप्पा नहीं टिप्पी मारा था, और उसके लिए बोल दिया कि नहीं भैया इसको सजा मौत दो, तो ये सब नहीं होता भाई, वो अपराध होगा ही नहीं, ठीक है। कि किसी ने अभी एक रिसेंटली एक केस आया था, काफी 2-3 महीने पहले, किसी के ऊपर किसी ने थूक दिया था, ठीक है, तो वो कोर्ट में गया, उसको क्या हुआ कि सजा हुई थी, मतलब 2-3 महीने की हुई थी, लेकिन जो सामने वाली पार्टी थी जिसने केस किया था कि इन्होंने मेरे ऊपर थूका है भाई,
हमारी बेइज्जती हुई है, तो उसमें मतलब उन लोगों ने उनकी फांसी की डिमांड की थी, फांसी की सॉरी। तो फांसी नहीं हो सकती थूकने के लिए, ठीक है, तो आप समझ रहे होंगे। तो ये कोई छोटे मोटे अपराध, धक्का मुक्की, ये सब अपराध नहीं है, ठीक है, तो ये अपराध नहीं माने जाएंगे। 95 धारा आपकी खत्म हो गई यहाँ से, और क्षमा योग्य अपराध भी खत्म हो गए। अब आगे जो नेक्स्ट टाइम पे हम लोग पढ़ेंगे प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार, ठीक है। आई होप कि आपको वीडियो पूरी समझ में आई हो, और पढ़ते रहिए वीडियो से, और जो ना समझ में आए हमें बताइएगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।